प्रॉपर चैप्टर नंबर 8 निकालिए और नया वीडियो लगाइए। अतिकाश, कल का वीडियो बिल्कुल टेढ़ा बना है, पैर लग गया था क्या? ऐसे नहीं करना। चलो नाउ बात नहीं करो। 188 पेज निकालो। 188 पेज निकाला। अब हमने देखा था दो चीजें होती हैं, एक होती है स्कैर्सिटी और दूसरी क्या होती है? अभी भी कोई बात कर रहा है, पता नहीं कौन कर रहा है। नाउ च्युइंगम मत खाया करो, सॉरी तुमसे 2 बार आज कहा है। दैट इज अनलिमिटेड वांट। हम लोगों की वांट्स बहुत है। हम लोग क्या करना चाहते हैं कि कई कई इच्छाएं हैं, लेकिन क्या वो पूरी हो पाती हैं? नहीं हो पाती हैं। और साथ में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ₹50 देके मम्मी भेजती हैं, तो वहां पर हमें रेस्टोरेंट में 10 चीजें खाने का मन कर जाता है। ध्यान दीजिए, ऐसा होता है कि नहीं होता? सो दैट इज, आगे रखो है तो इधर रखो। तो इस तरीके से होता है, बट वी कैन नॉट फुलफिल ऑल डिमांड्स। बात नहीं करो, बात नहीं करो। सो वी कैन नॉट फुलफिल ऑल डिमांड्स। इससे क्या चीज पैदा होती है बताओ? स्कैर्सिटी। लिमिटेड रिसोर्स, अनलिमिटेड डिमांड, तो उससे क्या पैदा होता है? स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी का क्या मतलब है? अभाव। अभाव का मतलब है डेफिशिएंसी या कमी, यही तो होता है। और अगर स्कैर्सिटी होगी तो तुम सबके लिए सब कुछ प्रोड्यूस कर दोगे क्या? तुम्हारे देश में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो क्या तुम सबके लिए जो जो चाहते हैं नहीं कर पाओगे? तो तुम्हें उसमें से व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सब हाउ टू प्रोड्यूस, यानी चीपेस्ट वे में तुम्हें करना पड़ेगा सबके लिए। तो तुम क्या करोगे जब स्कैर्सिटी आएगी? बोलो। तुम्हारे पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी। क्या क्या चॉइसेस होंगी? कि व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सब तुम्हारे पास चॉइसेस होंगी। पहली चीज क्या होगी? व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस। कुछ लोग राइस खाना चाहते होंगे, कुछ लोग बार्ली खाना चाहते होंगे, कुछ रागी खाना चाहते होंगे, कुछ व्हीट खाना चाहते होंगे। तो तुम क्या प्रोड्यूस करोगे? तुम्हारे धरती पर, तुम्हारे भारत में 3.28 लाख हेक्टेयर किलोमीटर की तो टोटल जमीन है। तो तुम क्या करोगे उसमें? किसके लिए क्या करोगे? कुछ अनाज बाहर से भी लाना पड़ेगा। हम ऑयल सप्लाई करते हैं, पल्सेस मतलब ये इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि है ही नहीं हमारे यहाँ, इतनी जमीन ही नहीं है। व्हाट टू प्रोड्यूस। अगली चीज क्या है बताइए? हाउ टू प्रोड्यूस। तुम्हें इस समय मैन्योर नहीं मिल रही है बाजार से, मिल रही है क्या? क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मोन्स बंद है। तो ऐसे में जब ये सब तुमको नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे? अब हम बिना मैन्योर के कैसे उसे प्रोड्यूस करें? कर पाओगे? तो हम लोगों ने ऑर्गेनिक मेथड देखा है। हमने कहा कि भाई ऑर्गेनिक से करेंगे। लगे जा रही है खाली बोल रहे गुस्सा हो गया। हाउ टू प्रोड्यूस में अगर लेबर चीप होगा तो तुम लेबर यूज कर लेना। अगर मशीन चीपर होगी
तो मशीन यूज कर लेना। चाइना में रोबोट चीपर है, वो रोबोट से करेंगे, लेकिन इंडिया में 10,000 में ही वेटर मिल जाएगा, को 6,000 ही में काम करने लगते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो यहाँ पे क्या चीपर है, कैसे प्रोड्यूस करोगे? बांग्लादेश में शर्ट बनवाना बहुत सस्ता है, वहाँ लेबर यूज करेंगे। हाउ टू प्रोड्यूस, और किसके लिए प्रोड्यूस करोगे? तुम 25 लाख की कार बनाना प्रेफर करोगे अगर तुम एक इंटरप्रेन्योर हो, कार कंपनी के मालिक हो, कि 4 लाख वाली कार बनाओगे? यूरोप में हो तो 25 वाली बनाओगे, और इंडिया में हो तो 4 वाली। भाई यहाँ का तुम्हें कंज्यूमर सेगमेंट देखना पड़ेगा ना, कि वो खरीदना क्या चाहता है। तो वो चीज है, यूरोप में हो तो आधा किलो का टूथपेस्ट बना लेना, चम्मच से लेके करेंगे, और यहाँ हो तो ट्यूब में बनाना 150 ग्राम, और यहाँ पर शैम्पू बनाना तो 2 रुपए का सैशे ही बनाना, क्योंकि जो गरीब घर वाले हैं वो 2 रुपए से ज्यादा शैम्पू का खर्च नहीं कर पाते। वो दौड़ के बच्चा जाता है, शैम्पू ले आता, बाल धो लेता। तो इस तरीके से फॉर होम टू प्रोड्यूस, तुम्हें सामान ज्यादा बिकवाना है तो फॉर होम टू प्रोड्यूस। अगर लेस का पैकेट 15 रुपए का हो जाए तो कई बच्चे खरीदना बंद कर दें, क्योंकि उनके माँ बाप उनको 10 रुपए दे के ही भेजते हैं। ऐसा भी हो सकता है इंडिया में। तो ये देखना पड़ेगा कि बच्चों को पॉकेट मनी कितना मिलता है, उसी सेगमेंट में बहुत सारे शैशे लटके रहते हैं। तो अब हम भी देखेंगे, दैट इज फॉर टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम। जरा इस बात को देखिए, हेडिंग को। इकोनॉमी क्या होती है? दैट इज सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं, सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो 3 सिटी है, यहां इस सिटी में 100 टीवी बिकते हैं, और इस सिटी में 30 टीवी बिकते हैं, और इस सिटी में 80 टीवी बिकते हैं। तो तुम अपनी प्रोडक्शन यूनिट क्या इसके पास लगाओगे कि इसके पास लगाओगे कि इसके के बीच में? ऊपर मतलब बिल्कुल ऊपर के पास लगाओगे तो ये सब बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। तो तुम ये देखोगे कि ये धागा थोड़ा छोटा रहे, यहाँ से जरा लंबा भी पड़ जाए तो चलेगा, यहाँ लगा दोगे। और तुम और भी चाहोगे इसी धागे में यहाँ पे आप रह जाओ, क्योंकि ऊपर 100 है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो जाएगा। और तुम सोचो यहाँ लगा दे तो यहाँ तक भेजने का पैसा ही खर्चा लग जाएगा ज़्यादा। तो वेयर टू एस्टेब्लिश ए फैक्ट्री और ए प्रोडक्शन यूनिट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिमांड। कहाँ ज़्यादा लोग हैं, बम्बई के आसपास सूरत में लगाओगे, तुम्हारा माल धड़ाधड़ बिकेगा और सस्ते में पहुँच जाएगा कि नहीं? ये चीज़ें। तो इस तरीके से सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इस चीज को मैंने डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड। ट्रेड का मतलब है कि कोई भी चीज का जो व्यापार तुम कर रहे हो वो ट्रेड है। तो किसके किसके बीच कर रहे हो, क्या नीतियां हैं, इट इज ऑल ट्रेड। दैट इज ट्रेड एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड consumption of goods and services are studied। ये सब दिव्या स्टडी की जाती हैं इन, ठीक है, ब्रांच ऑफ सोशल साइंस कॉल्ड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज स्टडीड इन ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं। ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, जिसके जनक कौन है, फादर कौन है? कौटिल्य। ब्रांच ऑफ सोशल साइंस कॉल्ड इकोनॉमिक्स। बोलो बात समझ में आ गई? आगे की बात देखिए। तो हम इस तरीके से करते हैं that
टाइप ऑफ डिसीजन रिफ्लेक्ट्स द ट्रेड ऑफ बिटवीन शॉर्ट टर्म। दो चीजें देखो, तुम्हारे पास दो अलग अलग उद्देश्य हैं, या तुम ये शुगर केन उगा लो, या दूसरी चीज तुम पल्सेस उगा लो, दाल, लेग्यूमिनस दाल। अच्छा, ये चीज उगा ली, ये पल्सेस है, पल्सेस उगा ली। शुगर केन या पैडी उगा। अच्छा, तुम शुगर केन और पैडी उगाओगे तो ये क्या होगा, दैट इज वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है, बहुत पानी लेती है। धान में इतना इतना पानी रहता है, कभी देखा धान की खेती कैसे की जाती है? और पैडी, शुगर केन और पैडी ये वाटर इंटेंसिव है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। और ये कैसी हैं? दैट इज दे आर ड्रॉट वाले में भी उग जाएंगी क्रॉप। जैसे पल्स तुमने उगा दी तो उसमें बहुत कम पानी लगता है, ठीक है, दैट इज ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। मिलेट जानते हो, रागी, रागी बाजरा जो मोटे अनाज होते, और मिलेट्स, these are drought resistant crops। तो अगर तुमने इसे यूज किया तो तुम्हारे देश का पानी बहुत लगेगा, तुम्हारे एरिया का पानी लगेगा। जैसे पैडी तुमने देखा था केसलेट ऑफ पंजाब, तो पंजाब में धीरे धीरे सूखा पड़ गया, जमीन से खूब पानी निकाला और उन्होंने धान उगाया। अच्छा, ऐसी फसलें उगाई जाएंगी, मिलेट या दाल उगाओगे तो ये ड्रॉट रेजिस्टेंस है, ये राजस्थान में भी उग सकती हैं और ये सस्टेन करती हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करेंगी। तो तुम्हारे पास दो चीज़ है, मान लो इसमें बेनिफिट बहुत है, इसमें बेनिफिट नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए क्या तुम अपनी सॉइल को खराब कर दोगे, इनफर्टाइल कर दोगे? तो तुम्हारे पास दो एम है, या अभी कमा लो या लॉन्ग टर्म में तुम अपनी सॉइल को जिंदा रखो और कमाते रहो। तो यू कैन हैव टू एम्स, नाउ यू आर हैविंग टू चॉइसेस, whichever you select, either make the immediate profit on the trade off of soil। trade off का मतलब cost of, किसकी कॉस्ट पर तुम कमा रहे हो, सॉइल खराब करके, एंड दे विल गिव यू लॉन्ग टर्म बेनिफिट बिकॉज दे प्रिजर्व द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो ये समझ में आ गई बात? ये क्या करती है बोलो? प्रिजर्व द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और इसमें क्या होगा बोलो? ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर इज डिप्लीटेड। धीरे धीरे तुम पानी यूज करोगे तो क्या होगा, हमेशा तो बारिश लकी नहीं रहेगी तुम्हारे यहाँ कि धान उगा दिया, नहीं होगा तो जमीन के अंदर से निकालोगे तुम धान, तो तुम अपना देखोगे कि नहीं देखोगे? मानसून का क्या भरोसा? तो इसलिए अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीट होगा। अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीट होगा तो क्या उसका मॉइस्चर तुम्हारी जमीन पे मिलेगा? तो सॉइल पे क्रैक आ जाएंगे, जैसे एक एक इंच के चौड़े चौड़े क्रैक अभी जाओ पंजाब में दिखेंगे। वाटर स्कैरसिटी हो जाएगी, वहाँ 90 मीटर नीचे पानी है, तो दैट इज ऐसी स्थिति हो जाएगी अंडरग्राउंड। और ये 3 मीटर 90 मीटर खोद पाओगे, इसका 30 गुना अंडरग्राउंड वाटर स्कैरसिटी। तो ये आपको कैसा बेनिफिट देंगे अधिकाश? सर ये इंस्टेंट प्रॉफिट मिल जाएगा इससे, पर सर लेकिन और ये सर ये लॉन्ग टर्म के लिए सही है और इसमें मतलब सॉइल की फर्टिलिटी बचेगी। बहुत अच्छा आंसर दिया। दैट इज ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट सही दे रहा है और ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट सही तो बोला। शॉर्ट टर्म बेनिफिट अब ये गम से निकल आया है। नाउ इट गिव्स अस लॉन्ग टर्म बेनिफिट। बात कर रहा था ठीक हो जाएगा। हाँ, बात तो करता है, मैंने देखा फोन पे। दैट इज सही है। अब आगे देखो, चलिए कोई कंपनी अगर शूज बनाती है, अगले पेज पे आओ,
कोई कंपनी शूज बना रही है अगले, और उधर नहीं, आगे आओ, और आगे, और आगे, और आगे, नहीं ज्यादा आगे, एक मिनट, चलो कोई कंपनी शूज बना रही है, तो बताओ स्कूल के बच्चों के शूज कैसे होने चाहिए? रोबस्ट। उसको ज्यादा डिजाइनर नहीं चाहिए, वो उछले कूदे दौड़े भागे चले कुछ भी करे, पैर से दूसरे को पैर मारे लेकिन टूटे नहीं। जबकि ऑफिस के शूज कैसे चाहिए? पॉलिश्ड, लेदरी, अपीयरेंस अच्छा होनी चाहिए। बच्चों के लिए ऐसे शूज नहीं चाहिए कि अपीयरेंस अच्छा हो, लेकिन रोबस्ट चाहिए, मोड़ दो, घुमा दो, कुछ भी कर दो, एक जैसा हो। और जबकि ऑफिस के ऐसे होने चाहिए, और अगर उसमें एग्जीक्यूटिव है तो उसके लिए जरा और मटेरियल अच्छा चाहिए। जबकि स्पोर्ट्स शू रबराइज्ड होने चाहिए, उसमें नीचे स्पिंडल होना चाहिए कि जब वो रखे पैर तो उछल जाता है। तो इस तरीके से हमें अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग तरीके के शूज बनाने होंगे। सबसे पहले तुम्हें ये पता करना पड़ेगा कि तुम्हारे कंट्री में या तुम जिस जगह पे बना रहे हो, तुम पहले टारगेट एरिया सेलेक्ट करो कि कहाँ तक तुम सप्लाई करोगे। तुम ये तो नहीं है हरियाणा में दुकान खोल के बैठे हो तो पूरे भारत को सप्लाई कर दोगे, पैन इंडिया कर दोगे क्या? तो वहाँ देखो कि वहाँ स्पोर्ट्स पर्सन कितने हैं, उसका सर्वे लो, चाहे मैगजीन से लो चाहे कैसे भी लो, कितने स्कूल गोइंग हैं और उनमें भी कितनों के साथ तुम्हारा कंपटीशन है, तुमको मटेरियल कितने का मिलेगा। तो अगला आंसर आ रहा है कि फॉर होम यू वांट टू प्रोड्यूस शूज। अगर देखो बाजार में जो रबराइज्ड शूज हैं बहुत महंगे हैं, तो तुम सोचो हम बनाएंगे रबराइज्ड शूज, सस्ते में बना देंगे, लेकिन कॉस्ट तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। ऐसा थोड़ी है कि नहीं हम बना देंगे पता चला बाजार से भी महंगे दे रहे हैं, ये नहीं कर सकते। तो सब सारे कैलकुलेशन इंटरप्रेन्योर यानी जो श्रेया है वो करेगी और सब चीज़ का पता लगाएगी, और फिर वो रबराइज्ड शू अगर बाहर 1200 का है तो वो 1150 में ही दे देगी। तो इस तरीके से इसकी कंपनी चल निकलेगी। नाउ सी, तो कैजुअल शूज भी होते हैं, कुछ जो होते हैं कंफर्ट के लिए होते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो ना स्कूल जाते हैं ना ऑफिस, लेकिन वो कुछ ऐसा भी सेगमेंट है जैसे बूढ़े लोग हैं, कुछ कहते हैं हमें कंफर्ट चाहिए, हाउस होल्ड यूज के लिए या फीमेल के लिए वो लोग चाहेंगे कंफर्ट वाले शूज मिल जाए। तो कैजुअल शूज भी तुम्हें बनाने पड़ेंगे। तो तुम किस सेगमेंट के लिए बना रहे हो? तो पहली चीज कि ये देखो व्हाट टू प्रोड्यूस, ये मैंने तुमको दिखा दिया, ये व्हाट टू प्रोड्यूस का एग्जांपल, व्हाट टू प्रोड्यूस। और व्हाट टू प्रोड्यूस का अगला एग्जांपल देखो कि तुम इस तरीके के शूज बनाना चाहते हो या ऑफिस के लिए बनाना चाहते हो। ये बिल्कुल ऐसा शो, तो इस तरीके से ऑफिस के लिए बिल्कुल बढ़िया सा तुम बना दो टैपर्ड, तो दिखने में भी सही लगे। ये चीज सही है, अलग अलग है। और अगर तुम्हें तीसरे सेगमेंट के लिए बनाना है तो तुम्हें किस तरीके से बनाना पड़ेगा? रबराइज्ड सोल, स्पिंडल टाइप। तो स्पिंडल होते हैं कि नहीं बड़े बड़े? फुटबॉल वाले में ऐसा होता है जिससे कि मिट्टी में फिसले नहीं, एक बार फिसले तो गई हड्डी, स्टड्स है ना, स्टड्स। नाउ सी, अब हम जब ये सब देख लेंगे, अब अगली हेडिंग आती है हाउ टू प्रोड्यूस। अगली हेडिंग पढ़ो, हाउ टू प्रोड्यूस। You may use labor or machine for production. If machine is costlier, then you will prefer labor. समझ में आया? ये इंटरप्रेन्योर के ऊपर है कि वो कैसे करना चाहिए, जिसमें प्रॉफिट होगा। और अगर वो यूनिकनेस भी देना चाहता है तो वो लेबर भी ले सकता है। मशीन से बनवा के कहेगा चलो सब पे एम्ब्रॉयडरी करो तो सब शू अलग अलग दिखेगा, थोड़ा बहुत कुछ ह्यूमन टच भी दिलवा देगा। सो इंटरप्रेन्योर में यूज मशीन रखना है और में यूज दूसरा क्या यूज कर सकता है? लेबर। वॉट एवर इज चीपर। मार्केट में तुम उतरे हो तो 10 लोग वहां बैठे हैं, तुम्हारा सामान बिकेगा नहीं जरा सा तुमने लापरवाही कर। तो एंटरप्रेन्योर में यूज
मशीन और लेबर, आप लोगों का एसएसटी का पेपर ठीक हुआ है? हाँ सर बढ़िया है। मशीन और लेबर, वॉट एवर इज अफोर्डेबल। जब ब्रिटिश राज आया था, कॉलोनियल रूल, उन्होंने मशीन का यूज करके यहाँ के सारे लेबर को आउट कर दिया था, क्योंकि हमारी लेबर 20 दिन में शर्ट बना पाते थे और उनकी मशीन तो खटाखट बना देती थी। तो ये चीज है। जरा अगले पेज पे आओ और चारों चित्र देखो। इसमें क्या दिखाया गया है? आप लैंड का, लेबर का, कैपिटल का और टेक्नोलॉजी का यूज करते हो, तो टेक्नोलॉजी आपको हेल्पफुल हो सकती है। एक टाइम ऐसा आएगा जब टेक्नोलॉजी चीपर हो जाएगी। शुरू में फोन, मोबाइल फोन सब लोग नहीं रख सकते थे, क्योंकि ये इतने कॉस्टली थे कि बहुत कम हाथों में देखे जाते थे। टेक्नोलॉजी बढ़ी, आज सबके पास 2-2 हजार के भी फोन है। हाँ, इफ डिमांड इज मोर देन प्राइस ऑटोमेटिकली रिड्यूसेस। ये चीज हो जाती है, क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाता है। ज्यादा चीज बनाओगे तो क्या होगा? आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन का भी कॉस्ट घट जाएगा। ट्रक में भरा सा माल भेजोगे तो सब चीज घट जाएगी। तो इस तरीके से ये एंटरप्रेन्योर इन सब का यूज करेगा। अब आगे देखो, अ गारमेंट मैन्युफैक्चर में यूज आइदर लेबर इंटेंसिव और मशीन इंटेंसिव। जैसा कि बांग्लादेश में लेबर इंटेंसिव है, लेकिन यूरोप में वही चीजें मशीन से बनती हैं, क्योंकि वहाँ लेबर ही महंगे हैं। तुमको मालूम होगा कि यहाँ की एम्बेसडर लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी जो राजदूत थी, वो कहाँ गई थी बताइए? अमेरिका की एम्बेसडर। राजदूत जानते हो ना, जो दूसरे देश में एम्बेसडर होता है, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, वही वीजा को वो करता है, सब कुछ करता है, अपने देश के बिहाफ में बोलता है। उसकी एक बच्ची थी, छोटी बच्ची के लिए उसने नैनी रख ली। नैनी जानते, बच्चे को ध्यान देती है। तो 3 महीने नैनी रही, अब उसे वापस आना था। तो नैनी को जब पगार देने का बात आया, तो नैनी की पगार ही $8 लाख थी। वो कह रही थी हम $8,000 पर घंटा लेते हैं, और यहाँ पर समझो 2400 रुपए में नैनी पूरे महीने देख रहे तुम्हारे बच्चे को, या कम से कम 4-5 हजार में देख लेगी। वो कह रही 8,000 रुपए घंटा लेते हैं डॉलर। वो कह रही इतनी तो हमारी खुद की नहीं, हम तुमको कहाँ से दे दें? अब 8 लाख और इतना लाख कहाँ दे पाएंगे? तो वहां पर उनको पुलिस ने जेल में डाल दिया। ये कितने अपमान की बात है, 4 साल पहले की बात है। तो उसको जेल में डाल दिया। भारत सरकार को, मोदी को एक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बोले ये हमारे राजदूत को छोड़ो, इतना ज्यादा ये चीटिंग है कि जितना कोई कमाए उससे ज्यादा वो इसके लिए दे। तो फिर लेकिन अमेरिका ने कहा नहीं, ये हमारे का रूल है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा रूल है, हम यहाँ की अमेरिकन एम्बेसी के सामने से सेना हटा रहे हैं, अब तुम्हारा आदमी मरे चाहिए। तो सेना हट गई, तो इन लोगों की हालत खराब हो गई, क्योंकि यहाँ भी उग्रवादियों की कमी तो है नहीं। तो उन्होंने तुरंत स्पेशल एयरक्राफ्ट में बैठा के उसको और उसकी बच्ची को भेज दिया। बोला सेना लगा दो। बोला कुछ नहीं चाहिए तुमसे, नहीं हमारी तरफ से। तो आप समझे, दूसरे देशों में जो जमीन में झाड़ू लगाने वाला आता है, वो भी BMW कार से ही आता है। यूएसए तक के ले। यहाँ जो झाड़ू लगाने वाला होता है, उसके पास स्कूटी भी नहीं। नाउ तो तुमने ये देख लिया हाउ टू प्रोड्यूस। यू में यूज लेबर और यू में यूज मशीन, या सेमी ऑटोमेटिक कर सकते हो। आधा लेबर से ले लो, आधा वैसे सेमी ऑटोमेटिक। तीसरी चीज देखो, फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom। तुम लगातार बात करते हो तो यही दिक्कत है। टू प्रोड्यूस, एक अच्छे लिसनर बनो। For whom to produce, you should select the segment of consumer जिसके लिए आप करना चाहते हो। You should, वास्तव में ये जो शूज का एग्जांपल है, इसमें for whom आ जाता है कि तुम किसके लिए बना रहे हो, है ना? For whom you should select the segment of consumer।
Example, if you are making shoes, you are making shoes, you shoe company के आप एक कोई प्रोड्यूसर हो, shoes, then it may be for, किसके लिए हो सकता है? For student, ऑफिस गोअर्स, जो ऑफिस जाते हो, या फिर कौन हो सकता है? दैट इज स्पोर्ट्स पर्सनल, या फिर कैजुअल शूज। तो तुम कुछ भी यूज कर सकते हो। जरा देखिए, इकोनॉमी 3 तरीके की होती है, उसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाएगा। इकोनॉमी समझो कौन कौन सी होती है। पहली होती है प्लान्ड इकोनॉमी, दैट इज गवर्नमेंट इज हैविंग ए गुड होल्ड ऑन ऑल द रिसोर्सेज। गवर्नमेंट की इतनी पकड़ है, वो किसी को कुछ भी नहीं करने देती है। एंड मेक्स पॉलिसीज फॉर ट्रेड। गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो बोलो कैसा होल्ड करती है? गवर्नमेंट हैज 80% होल्ड। कल किसकी क्लास होगी? कल मैथ्स की होगी। सो 80% होल्ड, अभी खत्म कर ही देते हैं, ये चैप्टर हो रहा है तो 80% होल्ड किस पर होता है बोलो? ऑन रिसोर्सेस। जबकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका 20% ही होल्ड है। प्राइवेट सेक्टर एज 20% होल्ड, एंड गवर्नमेंट इश्यूज लाइसेंस टू फ्यू ओनली। सबको लाइसेंस नहीं देगी, थोड़े लोगों को देगी। गवर्नमेंट इश्यूज, नोट करो संस्कृति, इश्यूज लाइसेंस टू फ्यू। अगर वो थोड़े को ही देगी, ठीक है, तो उनमें क्या होगा? देन देयर इज वेरी लेस कंपटीशन। मान लो अगर यहाँ पर गुड डे बिस्किट और पार्ले जी है, तो वो अपने मर्जी से जितना भी रेट रखेंगे तुम्हें खरीदना पड़ेगा। उनमें क्या कंपटीशन होगा? क्योंकि अगर जनता के पास 10 चॉइस होगी तो वो सबके रेट भी देखेगी, इसका ये रेट, ये सबसे सस्ता। तो इनमें क्या होता है बताइए? देयर इज वेरी लेस कंपटीशन। जो गवर्नमेंट ने कर दिया, क्योंकि इनके पास 20% उनमें भी लाइसेंस मिला हुआ, तो जिसको लाइसेंस मिल गया तो वो अपनी मर्जी, चाहे तो जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है 120 का तेल बेच दे, और चाहे 160 का, उसको कौन? उसको लाइसेंस दे दिया गवर्नमेंट ने, जितने का मर्जी उतना बेचे, कोई रोकने वाला नहीं। सबको नहीं मिला है पेट्रोलियम का लाइसेंस। तुमने देखा ना, एचपी के बहुत सारे होते हैं कि नहीं? इसी तरीके से हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, या है भारत पेट्रोलियम, 2 ही 3 को मिला है। वो अपने मन से रेट डिसाइड करते हैं, जो चाहे वो कर ले। तो अब ये तुम्हें समझ में आ गया? देयर इज वेरी लेस कंपटीशन इन प्लान्ड इकोनॉमी। पढ़ लो, ये एक आएगा। देयर इज वेरी लेस कंपटीशन इन प्लान्ड इकोनॉमी। ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां ऐसा है? जरा नाम पढ़ के बताओ। सोवियत यूनियन, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा। सोवियत यूनियन, सब पूरा प्यूटिन, व्लादिमीर पुतिन के हाथ में है वहाँ सोवियत यूनियन। रशिया, अब सोवियत यूनियन अब रशिया ही हो गया। अब ये देखो, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन सब अपने हाथ में रखे हैं। नॉर्थ कोरिया, और अपनी 13 साल की बेटी को बनाना चाहते हैं वहां। क्यूबा साउथ अमेरिका में चीनी का कटोरा कहा जाता है। इतनी चीनी, इतना शुगर क्यों होता है? चीनी का कटोरा। और भारत में चीनी का कटोरा यूपी है।
अगला देखो, दूसरा कौन सा होता है? मार्केट। मार्केट इकोनॉमी। इसका मतलब समझो, गवर्नमेंट इज हैविंग ओनली 20% स्टेक, 20% हिस्सेदारी, 80% इज गिवन टू प्राइवेट सेक्टर, जिसकी मर्जी आके काम करो। एंड देयर इज नो लाइसेंस बेस, इट इज नॉट लाइसेंस बेस। सब लोग कंपटीशन करो, जो सबसे सस्ता दे देगा हमारी कंज्यूमर को, इससे सबसे ज्यादा फायदा कंज्यूमर को ही होता है। तो हमें फायदा हो जाएगा। जब कंपटीशन बढ़ेगा, 20 लोग हैं, कहेगा हम तुमको ले चलेंगे, कहाँ पहुंचना है, रतनाडा जाना, 10 रुपए में हम ले चलने, आओ बैठो हमारे ऑटो में, 10 ऑटो वाले खड़े, तुम उसी में बैठोगे जो सस्ता ले जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अगर 10 डोसे की दुकान एक साथ खुल जाएंगी, तो तुम जो सबसे सस्ता डोसा देगा वहीं जा खाओगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट इज हैविंग 20% स्टेक। सही है? गवर्नमेंट कितने पास, गवर्नमेंट इज हैविंग 20% होल्ड on resources, while private sector क्या करता होगा? Private sector has 80% resource, hold on resource. ठीक है? लाइसेंस पॉलिसी इज वेरी फ्लेक्सिबल। लाइसेंस बड़ी आसानी से मिल जाए, कोई ऐसा नहीं होता इसमें बहुत ज्यादा कि दौड़ भाग नहीं है। सिंगल गोइंग में तुमको लाइसेंस दे दिया जाएगा, हाँ भाई बनाओ। गेटिंग लाइसेंस इज वेरी इजी। तो क्या होगा बोलो? कंपटीशन, बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा। गेटिंग लाइसेंस इज very easy. There are many companies producing same products. Many companies. जैसे जो बोलो। तो जो लोग होंगे वो ट्रस्टेड वाले से ही तो लेंगे ना। वो ऐसा नहीं है, सब बना रहे हैं तो सब बेच रहे हैं। कुछ लोग ब्रांड पे जाते हैं, कुछ बिना ब्रांड का जो सस्ते पे जाते हैं। सबका अपना अपना है, ऐसा नहीं सबका बिक तो रहा है, तभी चल रही है। सही कि नहीं? तो इन दिस कंपटीशन इज हाई, सो कंपटीशन इज हाई, सो ऑप्शंस आर मोर, सो प्राइजेस आर लेस। प्राइस कम है, और कौन बेनिफिटेड होता है? कंज्यूमर। In this, consumer is benefited. In this, owner is benefited. सप्लायर, इसमें ओनर का बेनिफिट है, जो एंटरप्रेन्योर है। इन दिस, इसमें क्या होगा बोलो? प्रोडक्ट इज कॉस्टलियर, कॉस्टलियर होगा, एंड ओनर इज बेनिफिटेड। और इसमें क्या होगा बोलो? तो क्या होगा? कंपटीशन हाई होगा कि नहीं? So that is competition is high. सही है? And consumer is benefited. And consumer is benefited. कहाँ पे है ये? यूएसए, जापान, हांगकांग। USA, जापान, हांगकांग। ध्यान दीजिए, के होगा हांगकांग में, क्या होगा? के चेक करो। मेरा कहने का मतलब है यूएसए का लेबर जिस चीज को छू भी ले, ब्रेड कोई छू ले तो ब्रेड 500 की हो जाए, इतना लेबर है, लेबर चाहिए। क्योंकि सारी दुनिया में डॉलर चल रहा है, तो वहां के लोग तो ऐसे ही अमीर है, उनको काम करने की क्या जरूरत है? वो काम करेगा तो ऐसे करेगा जैसे एहसान कर रहा है। सारा दुनिया में डॉलर है, तो जिसका सिक्का चलता होगा वो तो अमीर होगा ही। जो चीज यहाँ पर 10 रुपए की है, वही चीज तुम यूएसए में बेचने जाओगे 100 रुपए में बिकेगी।
तुम एक मान लो इंटरप्रेन्योर हो, तुम्हारा सामान यूएसए में बिकना शुरू हो गया, तुम यहाँ घर पे घर और मोहल्ले का मोहल्ला खरीद डालो। इतना 10 गुना कॉस्टली है यूएसए में। आप ये समझ लीजिए कि वहाँ 300 रुपए किलो प्याज, 500 रुपए किलो आलू है। तो अब ऐसी चीज होगी, वहां पर वो लोग बनाते नहीं है, बोलते हैं आने तो पूरी दुनिया से माल, हमको तो डॉलर छापना ही है, कागज होने चाहिए, और 10 रुपए किलो कागज पर डॉलर छाप छाप के बांट देंगे। उनको काम क्या करने के, उनका डॉलर चल रहा है। सोचो, तो सारी दुनिया का माल यूएसए इज प्रोड्यूसिंग नथिंग बट यूएसए जो कुछ प्रोड्यूस नहीं करता उसके पास दिमाग होता है, खाली बैठा है, वो माइक्रोसॉफ्ट चला रहा है, वो एआई चला रहा है। मैंने बताया था कि तुम लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ रखा है, आदमी जब खाली बैठता है तो ब्रेन ज्यादा डेवलप होता है। और जब पहले मांस चबा के खाते थे कच्चा तो संतरे जैसा था ब्रेन, जब पका के खाने लगे तो बढ़ के 500 ग्राम हो गया। और आज की जो स्थिति है वहां पर गर्ल का ब्रेन 1300 ग्राम है और बॉय का ब्रेन, ये गर्ल का 1200 ग्राम है और बॉय का 1300 ग्राम यूज है। तो अब आप समझ गए कि नहीं ये सब क्या है, किस वजह से है। तो वहां के लोग इधर उधर लेबर पे काम नहीं कर रहे हैं। अब चाइना भी सोचा है लेबर का जॉब सब छोड़ो, लेबर इंडिया को दो, यहाँ लेबर बहुत है, हम एआई पे काम करेंगे, गूगल पे करेंगे, स्पेसशिप पे करेंगे, और चाइना मास्टरी कर ही रहा है। और इंडिया के लोग अभी भी लेबर इंटेंसिव है। आप समझ गए कि नहीं, हम अभी उस क्षेत्र पे पहुंचे ही नहीं है। चाइना करके अब छोड़ने वाला है, कह रहा है इसमें क्या कमाई है। वो बैठे बैठे गूगल वाला 300 रुपए रिचार्ज कराते हो फोन का, तो तुम समझ गए। अब कुछ नहीं जा रहा उसका यूएसए का, और पूरी दुनिया उसको दे रही है जो भी है, तो फायदा है कि नहीं बिना प्रोडक्शन के। तो उसके पास ब्रेन है, ब्रेन ड्रेन कैसे कर रहा है, कहता है आईआईटी, इंडिया की आईआईटी हम फाइनेंस करेंगे। मोदी से उसने बोल दिया हमसे पैसा लो, पूरी आईआईटी चलाओ। हाँ, जो तुम्हारे यहाँ सेलेक्ट होते हैं उसका ऊपर से 10% क्रीम मुझे दे देना। हाँ, जो तुम्हारा एम्स में होते हैं ऊपर का 10% टॉप दे देना, बाकी तुम्हारा है रखो। और उन 10% से वो नासा चलाएगा, एआई सेक्टर चलाएगा। मोदी ने कहा भैया हाथ जोड़ते हैं, हम अपनी आईआईटी चला देंगे, तुमको कुछ नहीं देंगे। ऐसा हमारा 60 साल तक चला। इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन होता गया और उस ब्रेन ड्रेन से वो अमीर हो गया। समझ में आ गई बात, दुनिया कैसे चलती है, चालाकी कैसे होती है। अगर हम नहीं देते तो ये जो उन्होंने किया वो हम कर देते, लेकिन हम तो तभी कर पाते जब हमारी गवर्नमेंट फाइनेंस करती है। हर एक चीज पे प्रोजेक्ट होता है। हमारे बहुत सारे डिफेंस प्रोजेक्ट पहले कांग्रेस के समय में थे, पैसे दिए ही नहीं गए। आज हम डिफेंस के सेक्टर में झंडा गाड़ रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का हमारा इक्विपमेंट हर साल बिक रहा है, और पहले हम 2 लाख का खरीदा करते थे। क्यों? क्योंकि 2 लाख का खरीदते थे तो उसमें 40,000 करोड़ की पत्ती जाती थी नेताओं के जेब में। बेचने पे क्या जाएगा, बेचने वाले थोड़ी, खरीदने वाले को मिलता है। तो अब हम बेचने वालों में आ गए, राष्ट्र हित का काम कर रहे हैं। समझ में आएगी नहीं। साइंटिस्ट बहुत कुछ बना के रखे थे, लेकिन राजीव गांधी ने पुल डाउन किया और पुल डाउन किया, और फिर तुमको मालूम है 200 साइंटिस्ट तो हमारे ऐसे ही मार दिए गए। होमी जहांगीर भाभा तो जिन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया, तो BARC उन्हीं के नाम पे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, 7 BARC। उनको हेलीकॉप्टर, उनको एयरक्राफ्ट में मार दिया गया, उनके साथ भी मारे गए, फिर लगातार साइंटिस्ट मरते रहे। उस समय रोनाल्ड रीगन का आदेश था इंदिरा गांधी को, बोले इनको खत्म करो, ये तुम्हारे देश की प्रगति कर रहे हैं और हमारे देश की प्रगति के लिए खतरा है। बोले ओके बॉस, कल ही नहीं रहेंगे, सबको मालूम है। लेकिन इतनी पावरफुल इंदिरा गांधी जी कोई कुछ नहीं कर पाया। तो फिर जब 200 लोग मार दिए गए, बिल्कुल सन्नाटा हो गया BARC में, कुछ काम नहीं होता था, बस पगार लेते थे पहले, जान किसी को थोड़ी ना देंगे। अब जब मोटिवेशन आया है तो काम हुआ। अब हम 300 करोड़ में चांद के साउथ पोल पे मिशन भेजते। 300 करोड़ की तो एक बाहुबली की पिक्चर भी नहीं बनी, 1000 करोड़ की बनती। हमने 300 करोड़ में भेज दिया, और वही दूसरे देश में होता तो 3 मिलियन में बनता। हमने कहा 300 करोड़ में भेज दिया जाए। कौन सा प्रोजेक्ट था? साउथ पोल पे कोई पहुंच नहीं पाया था, हमने 300 करोड़ में भेज दिया मिशन। अब जरा देखिए, तीसरी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी।
कौन सी इकोनॉमी है ये भारत में? हाँ, मिक्स्ड इकोनॉमी। गवर्नमेंट रशिया की इकोनॉमी देख ली, ये कौन सी इकोनॉमी है? यूएसए जापान में तुमने देख लिया, क्यों है? क्योंकि वहां कोई बनाना नहीं चाहता, पूरी दुनिया से सामान आता है, वो खरीदते हैं, पैसा खो गया उनके पास, नोट छापना ही तो पड़ेगा, प्रिंटर रख लो, छापते रहो बाद में। हम नहीं कर सकते। हम क्यों करेंगे, जेल जाना है क्या? आगे देखो, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब डॉलर जब तक डॉलर का रहेगा ऐसे ही रहता है। ये हैज बोथ 50% गवर्नमेंट होल्ड एंड 50% प्राइवेट सेक्टर होल्ड। बोलो, बात समझ में आ गई? गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज कंपीट करती हैं। वो भी कंपीट करती हैं। 50% गवर्नमेंट होल्ड रिसोर्सेज एंड 50% कौन होल्ड करता है? प्राइवेट सेक्टर होल्ड। सेक्टर होल्ड, ठीक है। ये इकोनॉमी क्या होती है बताइए? These have ये mixed existence of private ownership and having government regulation. It has existence of private ownership. प्राइवेट ओनरशिप तो रहती है विद गवर्नमेंट रेगुलेशन। नियम कौन बनाता है? गवर्नमेंट रेगुलेशन। इसमें भी प्रतिस्पर्धा के साथ साथ गवर्नमेंट का नियंत्रण भी है। तो गवर्नमेंट अपने देश को ज्यादा होल्ड कर पाती है। रिसोर्स पे होल्ड है तभी देश पे होल्ड है, और नहीं तो अमीरों का शासन हो जाएगा। इसको कहेंगे एरिस्टोक्रेसी। ये एरिस्टोक्रेसी है, मतलब सब कंपनी है, एमएनसी तुम्हारे देश को चलाएंगी, तो एरिस्टोक्रेसी हो गई, अमीरों का शासन। जरा देखो ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? इंडिया, चाइना, जर्मनी एंड स्वीडन। इंडिया में कब से आई है? 1991 के बाद। तुमको ये मालूम है 1991 के बाद लिबरलाइजेशन? कल तुम्हें सिखाया था, मनमोहन सरकार ने बोला था उसके पहले हम लोग पार्ले जी और गुड डे बिस्किट खाते थे। उन्होंने कहा सब लोग आ जाओ, तो तब से आए लिबरलाइजेशन, उदारीकरण की प्रक्रिया। तो कब आया? 1991 के पहले भारत में कोई कंपनी घुस नहीं सकती, और उन्होंने खोल दिए किनारे, बोले जिसे आना है आओ, 1 रुपए में जमीन देंगे तुमको, 5 हेक्टेयर जमीन लो, बनाओ, 1 रुपए खड़ी करो। और फिर जब तुम बना लोगे भाई, हजारों करोड़ इन्वेस्ट करोगे, तुमको लेबर चाहिए, भारत की लेबर सस्ती है, तो तुम सबसे पूछोगे। यहाँ पर इतना अनएम्प्लॉयमेंट था, सबसे वो आ के पूछ रही थी कि अधिकांश तुमको जॉब चाहिए? कहेगा हमें कहाँ चाहिए, अभी तो हम पढ़ रहे हैं 9th में, अभी तो 8th। अरे कोई बात नहीं, कर लो, 30,000 देंगे। कहेगा नहीं हम पढ़ाई करें, 30 ले लेना, आ जाओ लेके चला गया। ऐसे किया है वो। जब वो एमएनसी आई है ना, पकड़ पकड़ के हाथ ले गए घर घर से, सबको जॉब दी। मल्टीनेशनल कंपनी की बात आ गई, पूरे लोग एम्प्लॉय हो गए। और जब जॉब दिया तो 8 घंटे क्या, 10 घंटे क्या, 12 घंटे क्या, दबा के काम लिया। गवर्नमेंट ने कहा हमारा कोई रेगुलेशन नहीं है। उनका ऐसा शोषण कर लिया कि 3 महीने में जो स्पाइन होती है ना, छूट गई। काम जब एमएनसी लेती है तो खून चूसती है। समझ में आई बात आपको? तो ये इंडिया में आया, चाइना में आया। चाइना में भी कब आ गया? 1978। वो माओ सरकार थी, जब वो हट गए, शी जिनपिंग आए तो आ गई। उसके बाद जर्मनी और स्वीडन। स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे 3 दुनिया के सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री हैं। स्वीडन में आपको 8 घंटे हफ्ते में काम करना है, चाहे एक ही दिन में काम कर लो, 6 दिन आराम करना है। टैक्स नहीं देना है, मेडिकेयर सरकार देखेगी, बच्चों की शिक्षा सरकार देखेगी, बाकी खुद देखो।
इतना है, इतना सारा वेलफेयर। बोलो बात समझ में आ गई? जरा अब अगले फ्लो चार्ट पे आप ध्यान दीजिए। गवर्नमेंट इकोनॉमी में क्या होता है? अगला फ्लो चार्ट 8.8 देखो। गवर्नमेंट इकोनॉमी में क्या होता है? दैट इज और मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है? मार्केट और दोनों मिल जाए तो क्या हो जाए? मिक्स्ड इकोनॉमी। फेयर कंपटीशन रूल होते हैं, फेयर कंपटीशन रूल होते हैं। दूसरा क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी गवर्नमेंट करती है। अगर सब चीज गवर्नमेंट के हाथ में है, 80% काम गवर्नमेंट के हाथ में, तो गवर्नमेंट तो क्या बहुत महंगा बेच पाएगी? नहीं बेच पाएगी ना। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, राशनिंग होगा इस चीजों की, पब्लिक गुड्स, लोगों को सस्ता सामान मिलेगा और वेलफेयर प्रोग्राम भी चलेंगे। कहने का मतलब है कंपटीशन ज्यादा नहीं रहेगा इसमें, प्रॉफिट मेकिंग है। अब ये सोचो 80% ये है, तो ये लोग अपने बारे में सोचेंगे, सस्ता जरूर देंगे, लेकिन क्या पता माल नकली न दे दें। सर अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी का नाम आने तो सर प्लान्ड इकोनॉमी या फिर मार्केट इकोनॉमी दोनों से बेटर कौन है? प्लान्ड इकोनॉमी में इसमें वेलफेयर ज्यादा है, गवर्नमेंट को पैसा कम मिलेगा, इसमें कंपनी को पैसा ज्यादा है और इस ये बैलेंस, कंपनी बहुत प्रॉफिट कमाएंगी और कंपनी धीरे धीरे अमीर हो जाएंगी, क्योंकि वो तुमको सस्ता देंगी लेकिन वो मटेरियल घटिया भी कर सकती है। रूल्स रेगुलेशन नहीं है ना इसमें। तो जरा देखो इसके फीचर्स। प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, जो बिजनेसेस हैं, अगर मार्केट इकोनॉमी में क्या होगा? प्रॉफिट मेकिंग कहाँ कहाँ पर है ये जरा चेक करो। यूएसए में है, तो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, तुम जैसे रिद्धिमा भेजे वहां पर तो पूरा मोहल्ला खरीद ले, ठीक है। इसी तरीके से इनोवेशन, सब अपना माल बेचने के लिए ऐसी जगह पे नई नई चीजें लाएंगे। कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन भी बहुत होगा। तो मार्केट इकोनॉमी में ऐसा है, गवर्नमेंट इकोनॉमी में ऐसा है, दोनों मिला दो ऐसा तो क्या हो जाएगा? मिक्स्ड इकोनॉमी हो जाएगा। हमारी गवर्नमेंट रेगुलेशन लगा के रखती है कि कुछ भी तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो वी हैव सीन इन दिस चैप्टर दैट इकोनॉमी इज एसेंशियल बिकॉज इन द वर्ल्ड स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज आर देयर। रिसोर्सेज कितने हैं? बहुत थोड़े हैं, तो इट इज टू बी प्लान्ड, तो प्लान्ड होना चाहिए फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन, सब कुछ प्लान होना चाहिए नहीं। तो इस वजह से अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्टिविटी करते हैं, जो भी हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, फिर सिविक्स पे आता हूँ। चलो कल तो मैथ्स पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन निकालो, फिर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नाउ चलिए कल साइंस का टर्न है कि मैथ्स का? तो मैथ्स करो। ओके, चलो नाउ एक्सरसाइजेस। पहला क्वेश्चन देखो, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इकोनॉमी, क्लास 9 चैप्टर सॉल्यूशन।
मार्क्स आएंगे। सर आपको अपने तरफ से क्वेश्चंस करवाते हैं, ये वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लेते हैं, जो सही होगा वो करा देंगे। तो है ही नहीं इनमें कुछ। चलो येलो है। नहीं मेरे को उसमें अटैच का बॉक्स है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम करा दे रहे हैं इंपॉर्टेंट। व्हाट डज द इकोनॉमिक डील्स विद, जो इसमें के भी इंपॉर्टेंट होंगे वो भी कराएंगे। ये भी क्या? चलिए, इकोनॉमिक इज द स्टडी of how people, business and government make choices. Study of how people. तो स्टैंडर्ड टेस्ट हो देख लो, नहीं क्लास होगी। How people, businessmen and government, बिजनेसमैन businessmen and government make choices out of limited resources. Choices बनाते हैं out of limited resources. Resources तुम्हारे पास लिमिटेड है, तुम्हारे पास कैपिटल लिमिटेड है, पूंजी 2 लाख रुपए की है, तो तुम क्या सोचो कि हम जूता भी बनाएंगे, पार्ले जी बिस्किट भी बनाएंगे। तो ह्यूमन डिजायर अनलिमिटेड है, तुम्हारे पास कैपिटल तो लिमिटेड है, कह दोगे हर जूते के साथ एक पार्ले जी का बिस्किट फ्री। जूते में रखी नहीं। जूता खोलोगे पार्ले जी निकलेगा। सोचो, तो इसलिए चॉइसेस आप उसी में से करना है। ह्यूमन हैव अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है, तो इट इज बिकॉज हाँ ह्यूमंस हैव अनलिमिटेड वांट्स। पहले ऐसा नहीं था। वांट्स ड्यू टू चेंजिंग लाइफ स्टाइल, ये बात सही है, कह रही है, चेंजिंग लाइफ स्टाइल, ठीक है। अब आगे देखिए, बट देयर इज बट टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। So by correct planning, we can make most of the profit out of these. आपने गलती से टी लिख दिया। हैं? आपने गलती से टी का हो गया। ये बात समझ में आ गया? करेक्ट, ये जो है लिमिटेड है, तो बाय करेक्ट प्लानिंग, अगर तुमने सही योजना बना ली तो तुम उतने में से सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा लो। बाय करेक्ट प्लानिंग एंड विजन, विजन तुमको एंटरप्रेन्योर देगा। विजन, वी कैन मेक, ठीक है, मोस्ट ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ अवेलेबल थिंग्स। इसी को कहते हैं आपदा में अवसर। अगर कहीं कोई मुसीबत है उसमें फायदे की सोचो। अगला देखिए, व्हाट आर द की क्वेश्चंस इन इकोनॉमिक्स? व्हाट आर द की क्वेश्चंस इन मुख्य
मुख्य चीजें क्या क्या होती हैं। तो ये सब शुरू के 3 क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूं। पहले पेज पे व्हाट आर द की क्वेश्चंस इन इकोनॉमिक्स, ये भी पूछे जाते हैं। तो देखिए What to produce for whom to produce? yes, what to produce, the key questions are, the key questions are what to produce, how to produce, for whom to produce, तो ये सब की क्वेश्चंस हैं। एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द नीड्स, एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड and all the needs of people cannot be fulfilled. Cannot be fulfilled. सर नीड्स की जगह पे वांट्स ही होना चाहिए। क्या? नीड्स की जगह पे वांट्स। सर नीड्स तो वो है जो हमें नीड्स भी लिख सकते हो, वांट्स भी लिख सकते हो। वांट्स वो है जो हमें चाहिए लेकिन वो किसी काम की नहीं। हाँ, लिख सकते हो। कई जगह नीड्स फुलफिल करने में भी स्कैर्सिटी आती है। अब जैसे अफ्रीका जैसे देश हो, सर क्या पता दूसरे लोगों की दूसरी नीड्स होती है तो लिख सकते हो। हर एक की अपनी नीड है, तो जो जैसा होगा, एक छात्र की नीड है कि उसको अच्छा स्कूल मिले, एक किसान की नीड है कि उसके बच्चे पढ़ें, ठीक है कि नहीं? सबकी अपनी अपनी नीड है, नीड्स अलग अलग हो सकती हैं। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखो, दैट इज हाउ डू डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम एड्रेस दिस क्वेश्चन। तो अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम है, तो क्या तुमने कोई सिस्टम पढ़ रखे हैं जैसे यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं? Yes. और वो उसे कैसे एड्रेस करते होंगे? हाउ डू डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम एड्रेस दीज क्वेश्चन? हाउ डू डिफरेंट system address these question? किसी में जो गवर्नमेंट कंसेंट्रिक होते हैं तो उसमें गवर्नमेंट ही सब कुछ देखती है, कुछ अलग अलग होते हैं, कुछ मार्केट इकोनॉमी बेस्ड होते हैं, ठीक है? और कुछ कैसे होते हैं? लगभग यही चीज है जो तुमको लिखा दी गई। सो यू हैव टू राइट, दैट इज नोट्स ऑन। किस पे नोट्स लिखना पड़ेगा? गवर्नमेंट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये अगर लिख दोगे बस, और कुछ नहीं है इसका आंसर। हाँ, अभी लिखवाओ, मैं वापस क्यों लिखना है? नहीं लिखवाऊंगा, अब यही लिखना है तुम्हें, अभी तो लिखवाया, यही कवर हो गया। और उसके साथ कंट्री का नाम लिख दोगे तो और अच्छा। सिर्फ अगर तुम श्रेया दो कंट्री इन तीनों के लिए बता दो तो तुमको एक पेन का इनाम। गवर्नमेंट इकोनॉमी के दो बताओ, बताओ ना। दिव्या त्रिपाठी, दो कंट्री के नाम बताओ तीनों के। आप बताओ दो। सही है, पेन ले लो। जापान से करो, इन्होंने इसका जापान बोला है। जापान सही है, जापान है, यूएसए, जापान और हांगकांग। चलो, इसका मतलब है कि दिव्या बहुत ध्यान से सुन रही है हर एक चीज, और हम इन्हें मामूली समझ रहे थे। नाउ
write note on government, economy, market economy and mixed economy. अगला सवाल देखो. नेक्स्ट इज, क्या चीज? बीच में भी कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं है सर. चलो तो कुछ और लिखते हैं. लिस्ट 3 थिंग्स योर पेरेंट्स बॉट दिस मंथ. ये सब तो अच्छा क्वेश्चन नहीं है. अब आगे देखो. डू यू थिंक हैविंग टू मेनी वांट्स में क्रिएट प्रॉब्लम? व्हाई और व्हाई नॉट? ये ठीक है. Yes, as you डू यू थिंक हैविंग टू मेनी वांट्स, बहुत ज्यादा इच्छाएं हो, हैविंग टू मेनी वांट्स क्रिएट प्रॉब्लम्स? यस. व्हाई और व्हाई नॉट? as human beings, आप बोलो. नेवर एंडिंग होती है, अनलिमिटेड as होती है. human needs are unlimited, the government will not be able to satisfy every need of people because it will cause in financial क्राइसिस. क्राइसिस हो जाएगा. अगर सभी नीड पूरी करेगी तो सब तो नहीं कर पाएगी ना. रिसोर्सेज, लिखो इस चीज को. दैट इज यस, हैविंग टू मेनी वांट्स, हैविंग टू मेनी वांट्स may create problem. क्यों? Because resources like money, time and materials are limited. As resources, ये सब resources ही तो हैं. Land, labor, ये सब चीजें factors of production है. Resources like land भी limited है, land, money भी limited है, टाइम लेबर. and time लेबर. is limited. ये सभी चीजें लिमिटेड हैं. So trying to satisfy every need may lead to overspending. इससे क्या होगा बोलो? ओवर स्पेंडिंग हो जाएगी. स्पेंडिंग एंड वी मे गेट ट्रैप इन डेब्ट ट्रैप. जानते हो, कर्ज के जाल में फंस जाएंगे. एंड वी मे गेट ट्रैप इन डेब्ट और EMI, यानी एस्टिमेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो भरा जाता है ना, EMI के ट्रैप में फंस जाएंगे. तो हम अपना लाइफ सही तरीके से नहीं चला पाएंगे. अब अगला क्वेश्चन देखो. हाउ डू यू डिसाइड टू स्पेंड योर टाइम? इस टाइम ए स्कैर्स रिसोर्स. यस. हाउ डू यू डिसाइड टू स्पेंड योर टाइम? क्या टाइम भी लिमिटेड है? इस टाइम अ स्कैर्स रिसोर्स? नाउ देखिए, आई expend my time as per the priority set by my own priority. as per my हाँ, as per priorities. So my important tasks are purely as per priorities. My important tasks are doing homework,
सबसे पहला तो काम यही है। Homework ही करते हैं। अरे होमवर्क नहीं करोगे तो खड़े कर दिया जाओगे बाहर। सर कुछ नहीं। Doing homework, studying for exam and resting, ये तीन काम ही तो करने पड़ेंगे। Studying for exam and playing भी लिख सकते हो, playing and taking proper rest। वही तो किसी किसी का भी तो होगा। सबका different है। हाँ, playing and taking rest। तो जैसा जिसका होगा वो अपना वैसा कर लेगा। अगला देखो, now should the government allocate more funds to healthcare and education or defense and space exploration? सर डिपेंड करता है। किस पे इसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इस एजुकेशन एंड मेडिकेयर या स्पेस के ऊपर जाना डिपेंड या करता है। डिपेंड करता है। सर अगर हेल्थ केयर अच्छा है तो वो स्पेस पे लेंगे। क्या चाहिए बताओ? सर अगर हेल्थ केयर अच्छा है पहले से ही तो फिर स्पेस पे कर सकते हैं। एजुकेशन अच्छा है तो स्पेस पे कर सकते हैं। एजुकेशन और हेल्थ केयर दोनों बैलेंस है तब फिर क्या चाहिए? हेल्थ केयर सिस्टम तो अच्छी है क्योंकि मेडिकल टूरिस्ट आते हैं तो प्लीज सर डिपेंड करता है। अलग अलग है सर डिपेंड तो करता है। सबके तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, बैलेंस करना पड़ेगा, वही तो सर डिपेंड करता है। डिपेंड करेगा। सो लेट अस सी ये भी कि किसी के पास सरप्लस मनी है कोई देश के पास तो वो उस पर कर सकता है, और किसी के यहाँ लोग मर रहे हैं, पता चल रहा है मेडिकेयर ही नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो वो स्पेस में क्या करेगा? कोई डेवलप्ड कंट्री है, कोई डेवलपिंग कंट्री है, कंट्री के कंडीशन पे कंडीशन पे भी डिपेंड करेगी। तो लिखो शुड द गवर्नमेंट allocate more money on health care and education or defense and space exploration or defense and space exploration। इसका रीजन भी देना है भाई। गवर्नमेंट मस्ट बैलेंस लिमिटेड फंड्स। हम उसके पास ऐसा नहीं कि बड़ा टैक्स आ गया है, फंड्स उसके लिमिटेड है। मस्ट बैलेंस लिमिटेड फंड्स एंड रिसोर्सेस, फंड्स एंड रिसोर्सेस एंड सेट इट्स ओन प्रायोरिटी, ओन priority as per, ठीक है, इट्स विजन, उसका क्या दृष्टिकोण है, देश को कहाँ ले जाना चाहती है, एज पर इट्स विजन। चलिए, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मैनी आर्ग्यू दैट हेल्थ केयर एंड एजुकेशन शुड रिसीव मोर फंड। मैनी, कुछ लोग तो ये कहेंगे कि भाई हेल्थ केयर को ज़्यादा मिलना चाहिए। आर्ग्यू दैट हेल्थ केयर एंड मेडिकेयर शुड गेट मोर फंड, गेट मोर फंड। क्यों? बिकॉज एज इट जनरेट्स ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल जानते हो, स्किल्ड लेबर होता है। किसी देश की जो पॉपुलेशन है वही ह्यूमन कैपिटल है, अगर वो योग्य है, स्किल्ड लेबर। ठीक है, गवर्नमेंट शुड एक्सपेंड ऑन स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज। गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए?
should spend on skill development courses, ment courses. इससे क्या होगा? ठीक है, now this the population of a country will generate more revenue and GDP in turn. अगर तुम ऐसा करोगे देश के लोगों के साथ, तो देश के लोग क्या देंगे? In turn population, जो वर्किंग पॉपुलेशन है ऑफ कंट्री will earn more revenue ठीक है, and country is benefited and GDP of country goes up. लेकिन दूसरे लोग क्या कहेंगे? Others may argue, जबकि on other side security of a country and space exploration are equally important. क्यों इक्वली इंपॉर्टेंट है? एज ठीक है, नाउ द फोर्थ कमिंग ईरा इज ऑफ स्पेस वॉर एंड डिफेंस. ठीक है, जो फोर्थ कमिंग ईरा है एज सिक्योरिटी ऑफ ए कंट्री इज फॉरमोस्ट प्रियोरिटी. इसी की सबसे ज्यादा ऑफ ए कंट्री एंड नेक्स्ट ईरा बिलोंग्स टू स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी. तो हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे. जो शुरू के 3 है क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं, वो मैं लिख देता हूँ. बुक खोलनी नहीं, बस मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ. वही 3 करेंगे. रवि हाँ चल, इकोनॉमिक्स है उसके डेमोक्रेसी. यही करेंगे 3 क्वेश्चन. इसके जो पेज नंबर तुम्हारे कौन सा 183 पेज निकालो, उसी पे 3 क्वेश्चन करेंगे. थर्ड क्वेश्चन चूंकि बुक में दिया है इसलिए मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूं. देखो, what does economics deals with? What does economics deals with? वो है क्या एग्जाम से टेस्ट है? हाँ भाई, अब इससे क्या दिव्या त्रिपाठी के बारे में थोड़ा सा जानकारी मिल जाएगी. तो कल ले लेना ये. कल बाकी 3 ले लेंगे. ये कह रहे हैं इनकी भी बात मानना पड़ेगा. कह रहे हैं कल मैथ के साथ 3 उसके भी ले नहीं 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 सर. सर- जो ये कहेंगे योहान का मेन चलेगा. हाँ सर आप कल मैथ्स कर सर खाली मैथ मैथ्स कर लो, अभी इसको करो. What are the key questions in economics? जब तुमको संडे का टेस्ट नहीं देना है, तो हम नहीं देंगे कभी, तो ये डेली टेस्ट देना है. इतना तुम सोच के चलो जो पढ़ाया जा रहा है. ये कुछ दिन इसलिए छोड़ा क्योंकि कभी इनका टेस्ट था कभी उनका था, इसलिए छोड़ा. समझ में आ गई बात आपको? संडे का नहीं ले रहे हैं, वो इसी कॉस्ट पे ले रहे हैं क्योंकि आप डेली दे रहे हैं. ओके, तो व्हाट आर द की क्वेश्चंस? क्योंकि संडे को हम 2 घंटे पढ़ के एक्स्ट्रा सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो कभी सिलेबस के आपकी वो कमी हो ही नहीं पाएगी. व्हाट